हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमें पता है। हमें क्या, सबको पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोग का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कुछ लोग का रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब कोई कोई ना कोई कारण है परेशानी का, है ना? तो उस परेशानी का कारण आप लोग का कैसे दूर होगा? पता है कैसे दूर होगा? पढ़ने से दूर होगा। पढ़िए, पक्का 100% दूर होगा। अगर पढ़े होते तो बैक नहीं आती। बैक आती? नहीं आती ना। तो इस वजह से पढ़िए। जिनका एक आध सब्जेक्ट में रुका हुआ है, रिजल्ट नहीं आ रहा है स्क्रूटनी का, तो हमने एक वीडियो बनाई गई थी आपके लिए, है ना? तो आप देख लीजिए उसको, उसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जब तक स्क्रूटनी का कह लीजिए रिजल्ट वगैरह नहीं आता है, तब तक शायद ही आपका एग्ज़ाम हो, है ना? इतना समझ लीजिए। और शायद ही यूपी टेट का फॉर्म आए। आप बिल्कुल चिंता ना करिए, लगे रहिए थर्ड सेम के लिए बेटा, बिल्कुल ज़ोर शोर से लगे रहिए, ठीक है ना? आज हम लोग लेंगे साइंस का दूसरा टेस्ट। जो बच्चा पिछला टेस्ट नहीं दिया है, वह उससे हम विनती करते हैं भैया पिछला टेस्ट ज़रूर दे, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं इतने मेहनत से बेटा। साइंस बिल्कुल थ्योरी क्लास, और उसके बाद आपका हर संडे को, हर जी जब भी टाइम मिल जाता है हमको, हम टेस्ट ले लेते हैं आपका। तो यह अपना कह लीजिए कि अपना एक तरह से लक्ष्य बना के रखिए। जैसे ही हम टेस्ट लेते हैं, आप पिछला क्लास रिवीजन करके अगर आए रहेंगे, तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए, एक बार फटाफट शेयर करिए, कम से कम 200 लाइव बच्चों को लाइए। 200 लाइव बच्चे अगर आते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं भैया, क्योंकि हम आपके लिए करते हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है सर के लिए कुछ किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, स्टेटस लगाइए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, और ऑनलाइन शिक्षण 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे यूपी टेट के क्लास शुरू होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। हमें पता है आप लोग नहीं शेयर करेंगे, हाँ? तो क्या किया जा सकता है, बस बोला ही तो जा सकता है। चलिए, कुछ बच्चे हैं, वैसे सारे बच्चे नहीं, सब भी बच्चे नहीं, कुछ बच्चे हैं जो शेयर करते हैं। अगर सारे बच्चे शेयर करने लगते ना, तो बहुत ही आनंद आता, हम लोग को मोटिवेशन मिलता अंदर से, है ना बेटा? चलिए, आपका आंसर भी आने लगा। देखिए भैया, आंसर सही दीजिए। आंसर गलत देने का कोई मतलब ही नहीं है ना? आंसर देने का कोई गलत मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम इसको पढ़ा रखे हैं अच्छे से। आप लोग क्लास देखिए थ्योरी वाला, बहुत ही ज़रूरी है। चलिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब देखिए पहला क्वेश्चन, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है। जो बर्फ़ है बेटा, आइस है, उसकी गुप्त ऊष्मा क्या होती है? उसका गुप्त ऊष्मा क्या होता है? गुप्त ऊष्मा क्या होता है, इसका थ्योरी क्लास में हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ाए हुए हैं, है ना? एक्सप्लेन करके। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 80 कैलोरी ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, कि 82 कैलोरी प्रति ग्राम, 90 कैलोरी प्रति ग्राम, कि 10 कैलोरी प्रति ग्राम? बताइए क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम गर्म करते हैं, तो उसमें जो एनर्जी निकलती है, जो कैलोरी मिलती है हमें, 80 कैलोरी प्रति ग्राम मिलती है बेटा। ये बात आपको पता होना चाहिए। और 80 कैलोरी प्रति ग्राम जो होता है, वही बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? तभी जो सेकैया वगैरह करते हैं ना बर्फ़ से, इसी का कारण, गुप्त ऊष्मा के कारण ही सेकैया करते हैं हम बर्फ़ वगैरह से। यह बात आपको पता होना चाहिए। एक बार भाप से भी करते हैं। गुप्त ऊष्मा सबसे ज़्यादा किस में होती है? भाप में होती है। भाप में कितनी होती है? आगे इसका क्वेश्चन है, फिर हम बताते हैं। देखिए, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी जब बिल्कुल गर्म कर देते हैं, खौला देते हैं, तो उसमें से जो भाप निकलता है बेटा ना, वो 540 कैलोरी प्रति ग्राम की ऊर्जा देता है। समझ रहे कि नहीं? और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा होने के कारण ही हम गर्म पानी से कम जलते हैं, अपेक्षा अपेक्षा 540 कैलोरी प्रति ग्राम भाप से बेटा। जितना हम इससे जलेंगे भाप से ना, उसके अपेक्षा हमको कम दर्द होता है जब हम पानी से, खौलते हुए पानी से जलते हैं। क्यों? क्योंकि गुप्त ऊष्मा जो होती है ना, वाष्प की बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से हम सेकैया वगैरह करते हैं ना, हो गया सेकैया, हो गया सूजन हो गया, तो हम गर्म पानी से डॉक्टर सलाह देते हैं कि इससे सेकैया करें, ठीक है ना? जो कि बहुत जल्दी राहत मिलेगा। तो याद रखेंगे, गुप्त ऊष्मा का फार्मूला सारे बच्चे बता देंगे, क्यू इक्वल टू क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे क्यू इक्वल टू क्या होता है, जब वीडियो खत्म होगी तब। देखिए, आप लोग आंसर गलत ना करिए, ठीक है ना? आप एक बार फिर से हचक कर शेयर कर दीजिए। एक आध मिनट कहिए तो हम वेट कर लें आपका। आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपका छूटे भी ना क्वेश्चन, है ना? चलिए, हम 2 मिनट वेट कर लें क्या? नहीं, चलिए आप लोग करिए शेयर, फटाफट शेयर कर दीजिए, हम वेट क्या करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है, इसका कारण क्या है? भैया बिल्कुल विधिवत बताए हुए हैं। आप आइए चैनल पे, देखिए चैनल पे आइए, और आप अगर थ्योरी की क्लास नहीं देख रहे हैं तो देखिए, ठीक है ना? ये बहुत ज़रूरी है। बताइए क्यों होता है ऐसा, क्यों ठंडा रहता है? क्या संघनन के कारण? नहीं सर, इसमें तो क्या होता है, वाष्प बन के जाता है, फिर बादल बनता है, बादल जाके पहाड़ से लड़ जाता है, माउंटेन से, तो बारिश हो जाती है ना? तो यह तो होगा नहीं। क्वथनांक होता है क्या सर? नहीं, क्वथनांक तो सर नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वथनांक जो होता है, वह तो बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ही होता है। क्वथनांक क्वथनांक होता है ना? तो सर यह होगा? नहीं, यह भी नहीं होगा सर, ये तो दूसरा चीज़ हो गया, वाष्प वाष्प वाली कहानी हो गई।
हाँ बेटा, ये वाष्प वाली कहानी हो गई, बिल्कुल सही पकड़े, मतलब इवापोरेशन होगा बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इवापोरेशन होना। अब देखिए जो आपका ठंडा है, मटके में जब पानी आप भरते हैं तो चुन चुन की आवाज़ आती है, चुनचुनाहट की, क्यों? क्योंकि जब नया मटका होता है बेटा पानी को सोखता है, तो आपको इससे यह समझना चाहिए कि जब सोखता है तो इसका मतलब क्या है, उसमें संरंध्र रंध्र टाइप में छोटी छोटी छिद्र हैं, उस छिद्र के माध्यम से वो अंदर की गर्मी बाहर निकाल देता है और बाहर की हवा को अंदर नहीं आने देता है, इतना समझ लीजिए, क्योंकि अंदर पूरा फल भर जाता है उसका ना, जो उसका छिद्र होता है बेटा वो भर जाता है, जिसके कारण वो क्या काम करता है, सारी गर्मी अंदर की बाहर निकाल देता है और एक तरह से वह सुचालक का काम करता है। सुचालक, सुचालक का नहीं बेटा, कुचालक का काम करता है, कुचालक का काम करता है, जिसकी वजह से पानी ठंडा बनाए रखता है ना, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, बाहर की कह लीजिए ठंडी को सोखता है, अंदर लाता है, जैसे बर्फ़ है, यह भी कुचालक का काम करता है। कुचालक मतलब क्या, जो ताप को ना ही बाहर जाने दे ना ही अंदर आने दे, और सुचालक का मतलब जितने मेटल हो गए वो सब सुचालक होते हैं, है ना, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पन, राइट आंसर। आप फैक्ट सुनते रहिए, देखिए जिस बच्चे को फैक्ट वगैरह सुनना है ना वो सुनते रहे भैया, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, इस वजह से हम ज़्यादा कुछ बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, ढीले नहीं पड़िए आप लोग, आंसर बताते रहिए, बताइए क्या होगा, क्या आंसर ए राइट होगा कि सी होगा कि बी होगा कि डी होगा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसको सॉल्व करके दिखा दें आप लोग को, चलिए सॉल्व कर देते हैं। आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, सी अपान में 5 इक्वल टू एफ -32 अपान में 9, है ना, पता होगा ना। अब देखिए इसमें क्या बोला है, जो सी है हमारा 20 डिग्री है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो 20/5 यही तो होगा, बराबर एफ -32/9। अब 5 चौके 20, इधर 4 बचेगा और 9 इधर आके गुणा करेगा, इधर आके गुणा करेगा, तो 9 चौके 36, 36 बराबर एफ -32, एफ -32, एफ -32, 36 बराबर एफ -32 आया था, क्या आया था, 36 बराबर एफ -32। अब यह 32 इधर आएगा तो जुड़ेगा ना, जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एफ इक्वल टू 30 30 60 यानी कि 68, 68 डिग्री क्या, फ़ारेनहाइट बेटा, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कमेंट में उसका आंसर देंगे जब वीडियो खत्म हो जाएगी, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए, 80 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में बदलिए बेटा, केल्विन में बदलिए, इसके बाद ये फ़ारेनहाइट में बदलना है, इसके बाद 92 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप किस में बदलेंगे, सेंटीग्रेड में बदलेंगे। यह तीनों आप कमेंट बॉक्स में जब वीडियो खत्म हो जाएगी तब इसका आंसर बताएंगे। चलिए यहाँ फार्मूला भी लिखा है, फार्मूला लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, सबका आंसर आना चाहिए। किसी वस्तु का ताप निर्धारित होता है अणुओं की, क्या अणुओं की, स्थितिज ऊर्जा द्वारा, गतिज ऊर्जा द्वारा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। हम बताए थे किसी भी वस्तु का जो अणुओं का निर्धारण होता है स्थितिज ऊर्जा और प्लस गतिज ऊर्जा के योग द्वारा निर्धारित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश मेरे शेर नहीं हूँ, शाबाश शाबाश, इसी तरह आंसर दीजिए आप लोग, अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट, सूर्य का ताप नापा जाता है, सूर्य का ताप किससे नापा जाता है, प्रतिरोध से नापेंगे क्या सूर्य का ताप ले जाके, या फिर थर्मामीटर से नापेंगे, थर्मामीटर ले जाके वहाँ पे नापेंगे, ऐसा कुछ होगा, लगाने से पहले वो जल जाएगा ससुरा। इसके बाद पारे का ताप मापी, पारे के ताप मापी से नापेंगे, वही ताप मापी जो डॉक्टर यूज़ करता है, वो भी उसमें भी तो पारा होता है, हमने बिल्कुल विधिवत बताया हुआ है बोर्ड पे उसे, आप लोग देखिए। क्या स्थिर आयतन गैस तापमापी से, गैस तापमापी सर उसमें जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यूज होता है, हमने बताया रखा है, तो बोलेंगे नहीं सर उसमें तो केवल हम 500 डिग्री और लगभग लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हम 5000 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्या सूर्य का ताप उतना होता है बेटा, सूर्य का जो बाहर वाला आवरण होता है ना उसे हम बोलते हैं किरीट या फिर कोरोना बोलते हैं, कोरोना या फिर किरीट बोलते हैं, उसका ताप बहुत ज़्यादा होता है, 22 लाख बेटा, 22 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, इससे इतना होता है लगभग लगभग, बाहर का केवल, अंदर का छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए जो इसको नापा जाता है उत्तापमापी द्वारा, याद रखेंगे उत्तापमापी एक ऐसा तापमापी जिससे हम भट्टियों का, जो बड़े बड़े भट्टियाँ होती हैं उसका भी ताप मेजर कर सकते हैं, सूर्य का ताप भी मेजर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द्रव में ऊष्मा का संघटक क्या है या फिर होता है, क्या संघटक होता है बताइए, द्रव में ऊष्मा का संघटक होता है, क्या होता है, चालन होता है, चालन द्वारा होता है, संवहन द्वारा होता है यानी कि रेडिएशन द्वारा होता है, या फिर वाष्पन द्वारा होता है यानी कि इवोपोरेशन द्वारा होता है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, ठोसों में तो हमको समझ में आ रहा है चल सर, चालन द्वारा होता है मतलब कंडक्शन द्वारा होता है ऊष्मा का संचरण, और लेकिन जो हमारा सनलाइट है, सूरज से जो रोशनी आती है अर्थ पे, वो तो सर हमें यह पता है विकिरण द्वारा होता है, लेकिन गैसों में और द्रव में किससे होता है, तो बताएंगे संवहन द्वारा होता है, कन्वेक्शन द्वारा होता है। ठीक है, वाष्पन तो कोई दूसरा चीज़ है, वाष्पन एक अलग ही चीज़ है, वाष्पन से हम लोग कपड़े वगैरह सूखते हैं, कह लीजिए जो घड़े का पानी है वो ठंडा रहता है, ये सब सारी क्रियाएं होती हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जिसका आंसर सही है भैया वो खुश हो जाए, क्योंकि बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ाया गया है, वो बच्चा पढ़ के आया है। ठीक है,
ये बताइए, इसका आंसर बताइए। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या अर्थ है? पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी का ठंडा होना, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। अब देखिए पृथ्वी का गर्म कैसे होना? पृथ्वी गर्म तो रहना चाहिए लेकिन उतना ज़्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए। पृथ्वी के ऊपर एक आवरण होता है, किसका पता है आपको? सीएफसी गैस आप पढ़े हैं? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन और फ्रियॉन हमने बताया है अच्छे से, फ्रियॉन, फ्रियॉन गैस। यह 2-3 गैस हैं बेटा ना, बहुत ज़्यादा गैस हैं वैसे, जो कि हमारे ओजोन परत को क्षरण पहुँचाते हैं। जो हमारा अंटार्कटिका है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ चुकी थी बहुत पहले से, अभी कोरोना की वजह से भर चुका है। लेकिन यह सीएफसी हो गया, फ्रियॉन हो गए, जो फ्रिज में हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम लोग कह लीजिए कि थर्माकोल वाला जो गुड़िया वगैरह, गुड्डा वगैरह बनाते हैं, थर्माकोल की कंपनी से जो गैसेस निकलते हैं, वो सब हमारे आवरण जो है हमारा ओजोन का, उसको क्षरण पहुँचाते हैं। और ये होता है जब आवरण को क्षण पहुँचाएँगे तो ऊपर से यूवी रेज़ हमारे एनवायरनमेंट पे आ जाएगी, और जिस दिन बादल बन गया, बादल हो गया, उस दिन हमारे यहाँ से एनवायरनमेंट से बाहर जा ही नहीं पाएगी गर्मी। जब बाहर गर्मी नहीं जा पाएँगी तो हमारा एनवायरनमेंट जितना गर्म होना चाहिए, उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यही बन जाता है ग्लोबल वार्मिंग का कारण, जिसके कारण से कह लीजिए कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जैसे आप उत्तराखंड का देख रहे हैं नज़ारा ना, क्या हो रहा है? ऐसा हर जगह होने वाला है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हर जगह होगा। सभी लोग साथ रहेंगे हर जगह जहाँ रहेंगे बेटा, ठीक है ना? पृथ्वी का गर्म होना, इसका कारण क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग का, पृथ्वी का गर्म होना। सबसे बड़ा जो कारण है किस गैस का माना जाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में कितना है? 0.03%, याद रखेंगे बेटा, है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, मौसम का तय रखने के लिए, जो मौसम को तय रखने का जो मुख्य तत्व होते हैं, क्या-क्या होता है घटक मौसम को तय रखने के लिए? मौसम किस पे निर्भर करता है? वर्षा पे निर्भर करता है, सूर्य के ताप पे यानी कि सूर्य के प्रकाश पे, हवा पर, नमी पर और तापमान। यह मुख्य रोल है बेटा, मौसम कैसा रहेगा, है ना? आप ही तभी तो तय करते हैं आप कि किस दिन गर्मी है, किस दिन ठंडी है, किस दिन थोड़ा-सा मौसम सुहाना है। ये सब यही सब निर्धारण करने वाले होते हैं ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हैं? कोई नहीं है इसमें से, या फिर सी और डी दोनों हैं? तो बताइए बेटा कारण क्या हैं? देखिए, बहुत सारे कारण हमको देखने को मिल जाते हैं। उत्तरी ध्रुव पे बर्फ़ भी पिघल रहा है, और ऐसा नहीं दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ़ नहीं पिघलेगा। जब उत्तरी ध्रुव का पिघल रहा है तो दक्षिणी ध्रुव का ज़ाहिर-सी बात है पिघलेगा। बर्फ़ तो भैया हमारे अर्थ पे हर जगह ना पिघलेंगे। जब गर्माहट होगी, जब हमारा अर्थ गर्म होगा, अब जितना होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वही होगा जो हमारे उत्तराखंड में चमोली में हो रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो सी और डी इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, सी और डी। सारे बच्चे कमेंट करेंगे भैया, सारे बच्चों का कमेंट आना चाहिए। इसमें कम से कम 40 यानी कि 45 माइनस 1 क्वेश्चन लिया गया है आपसे। लोग बोलते हैं 45 प्लस 1 क्वेश्चन, हम क्या बोल रहे हैं? 45 से 1 कम, मतलब 44 क्वेश्चन लिया गया है। चलिए, आप 44 को आंसर राइट देंगे। जिस बच्चे का जितना सही होगा वो कमेंट बॉक्स में बताएगा। जिस बच्चे का 40 से 35 से 40 के बीच में सही हो रहा है, वह समझ लीजिए कि थ्योरी का सारा क्लास देख रहा है और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहा है। जिस बच्चे का इससे नीचे है, वह रिवीजन पे ध्यान दें थोड़ा-सा और अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन करें भैया, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। एग्ज़ाम कर रहे हैं, एग्ज़ाम आ जाएगी सर पे, तो कहेंगे सर्वर बैक लग गया हमारा, तो चिल्लाएँगे हम लोग के कपार पे, है ना? तो फिर वीडियो बनाएँगे, सर कैसे क्या होगा, कब स्क्रूटनी की फॉर्म भरी जाएगी, कब बैक की फॉर्म भरी जाएगी, तो ये सब नौबत ना आए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। ओज़ोन परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? ओज़ोन परत को जीवन विनाशक कहते हैं। जीवन विनाशक कहते हैं ओज़ोन परत को? नहीं, ओज़ोन परत को कहते हैं जीवन रक्षक कहते हैं, जो यूवी रे को रोकता है हमारे एनवायरनमेंट में आने से, यानी कि राइट आंसर ए। ठीक है, आप लोग ढीले ना पड़िए, पहले बात हर हर महादेव का नारा लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारे बच्चे बोलेंगे हर हर महादेव हाथ ऊपर करके, और फिर से एक जोश के साथ एक बार शेयर कर देंगे, जिससे और बच्चे जुड़ सकें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन रक्षक होता है। चलिए नेक्स्ट। ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है? ओजोन परत का क्षरण का कारण क्या है? क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है? सीएफसी गैस है? सीएफसी इकलौता क्या इन्वायरमेंट में यही गैस है जिसके कारण ओजोन क्षरण होता है? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है क्या केवल? क्या सल्फर डाइऑक्साइड गैस है? क्या है आखिर बताइए? सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन परत के क्षरण होने का कारण आखिर क्या है? तो बताएंगे सभी हैं बेटा, सभी तो हैं ओजोन परत के क्षरण का कारण। समझ रहे कि नहीं? इसका आंसर एक बात हम फिर बता देते हैं, हो सकता है इसका आंसर गलत हो जाए हमसे। इसका आंसर राइट बताएंगे आप, सारे बच्चे राइट बताएंगे। चलिए तो सारे बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, लिख लीजिए। ये इसका नंबर देते थे हम 10वां क्वेश्चन मान लीजिए, ये मान लीजिए 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलिए बताइए। क्षर होने का मुख्य कारण देख लीजिए, सारा यहाँ पे लिख भी दिया गया है आपको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हैलोजन है, कार्बन टेट्राऑक्साइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, मिथाइल ब्रोमाइड है, यानी कि इसका राइट आंसर बेटा केवल हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि राइट आंसर ए होगा इसका। चलिए नेक्स्ट। द्रव में दाब का सूत्र बताइए। द्रव में दाब का सूत्र क्या होता है? पी इक्वल टू एफ ए होता है कि एफ इक्वल टू पी अपन ए होता है? बताइए। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? पी इक्वल टू क्या होता है? जो पी है बेटा प्रेशर,
प्रेशर, पी फॉर प्रेशर मतलब दाब, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल यानी कि एफ अपन ए, बल का मात्रक न्यूटन, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इस वजह से जो दाब का मात्रक होता है क्या हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर बोला जाता है इसका सीरियस एसआई पद्धति मात्रक बताइए तो क्या बताएंगे, पास्कल होता है। पास्कल भी होता है किसका मात्रक भैया, प्रेशर का यानी कि दाब का। ठीक है, इसमें लेकिन पूछा गया द्रव के दाब का फार्मूला बताइए। तो द्रव के दाब में अगर किसी बाल्टी में आप पानी रखते हैं तो उसमें हाइट तो होगा ना, हाइट होगा, तो हाइट को एच से दिखाएंगे कि नहीं, और डी क्या होगा, गहराई होगा। एच क्या होगा बेटा, उसकी हाइट हो जाएगी, और डी गहराई, और जी क्या होगा, एच जो है बाल्टी की हाइट है, और डी कितनी पानी आप भरे हैं उसमें, यह निर्भर करता है। और जी जो है गुरुत्वाकर्षण है, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण है बेटा जी, ठीक है ना। और पी क्या है, प्रेशर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एच डी जी, या याद रखेंगे एच डी जी। ये सब गलत हैं, सब के सब ये गलत हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, प्रदूषण के प्रकार बताइए। प्रदूषण के प्रकार क्या हैं, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, क्या क्या प्रदूषण है आखिर। जो प्रदूषण के प्रकार हैं बेटा, ये सब के सब जो प्रदूषण हमने बोला, सब के सब तो प्रदूषण के प्रकार हैं, क्योंकि इसमें यह थोड़े पूछा है पर्टिकुलर कि ध्वनि प्रदूषण का कारण बताइए। इसमें बताया गया था, वैसे आपका जो पहला टेस्ट हुआ था ना साइंस का, उसमें बताए थे ध्वनि प्रदूषण का क्या कारण है, क्या क्या कारण है, और आपका वायु प्रदूषण का क्या क्या कारण है। इसके बाद आपका कह लीजिए कि मृदा प्रदूषण का क्या क्या कारण है, किस यंत्र द्वारा हम पता कर लेते हैं, सारी बातें बताई गई थी आपको। आप चेक करिए ना, नहीं दिए हैं जो पिछला टेस्ट वो जरूर दें, पिछला टेस्ट प्लस थ्योरी का क्लास जरूर करें बच्चों, ठीक है ना। अपने दोस्त अपने साथी सबको बताएं। इसका राइट आंसर, शाबाश मेरे शेरों शाबाश, पहले आप लोग करिए तो फिर हम करते हैं। शाबाश 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 शाबाश, क्या हो जाएगा, डी, बहुत सही बहुत सही, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जल की शुद्धता का ताप कैसे मेजर करते हैं। अब इन लोग कैसे मेजर करते हैं, कैसे होता है नहीं, मतलब कि किससे मेजर करते हैं, जल की शुद्धता का ताप किससे मेजर करते हैं, तो बताएंगे जल में हीलियम से, हीलियम की घुली रहने से नहीं, हीलियम और ऑक्सीजन बेटा, हीलियम ऑक्सीजन, और कह लीजिए थोड़ा बहुत नाइट्रोजन भी उसमें होता है। इसका जो है मिक्सचर हम किस में ले जाते हैं, गोताखोर जो होते हैं ना, अपने ऑक्सीजन बॉक्स में इसको भरे होते हैं, जो नीचे जाते हैं पानी में, जिससे वह ऑक्सीजन ले सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। तो जो हम जल का शुद्धता मेजर करते हैं ना, वह ऑक्सीजन से मेजर करते हैं। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन घुला है उतना ज़्यादा जल जो है शुद्ध है, ठीक है ना, याद रखेंगे। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें है उतना ज़्यादा वह अशुद्ध है, जिससे मछलियाँ मर सकती हैं। कह लीजिए जो आपके पौधे हैं फल वाले, सॉरी पानी वाले, वह भी, उनकी भी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि वो पानी से ही तो ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। चलिए, अच्छा क्लोरीन का बताइए, क्लोरीन क्या काम करता है। क्लोरीन पता है, जो जल निगम वाला पानी आता है ना, उसकी शुद्धता, उसकी प्यूरीफाई करने के लिए क्लोरीन हम लोग यूज करते हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है। ये तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, जैसे कि ओठ वगैरह नीला पड़ जाते हैं बच्चों का, है ना, तो बता देंगे पेयजल नाइट्रेट से, जो पेयजल होता है उसमें नाइट्रेट की मात्रा जब अधिक हो जाती है, नाइट्रेट नाइट्रोजन से ही बनता है, जब उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तब बच्चों का जो लिप वगैरह है ना, बिल्कुल फेस वगैरह नीला पड़ने लगता है, जिससे उन बोला जाता है कि जो बेबी है उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, तो तरंग गति कितने प्रकार से, तरंग की गति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, क्या दो प्रकार की होती है, अगर दो प्रकार की होती है तो कौन होती है, एक प्रकार की होती है, तीन की चार, तो बताएंगे राइट आंसर कौन है राइट आंसर बी, राइट आंसर बी बेटा। देख लीजिए कौन कौन सा होता है, जैसे अनुप्रस्थ तरंग होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है, दो होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। जो बेटा अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं और जो अनुदैर्ध्य होती हैं तो केवल ध्वनि तरंगें होती हैं, लेकिन जो अनुप्रस्थ होता है ना, जो हमारा प्रकाश तरंगें होती हैं, वह अनुप्रस्थ भी हो सकती हैं, अनुदैर्ध्य भी हो सकती हैं, लेकिन जो ध्वनि तरंगें हैं केवल और केवल अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दो आपका होगा, याद करेंगे। जितने भी मैग्नेटिक रे होते हैं ना, सब आपका प्रकाश तरंग के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, याद रखेंगे। जितने आपके एक्स रे हो गया, यूवी रे हो गया, ये सब प्रकाश तरंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब बताइए दाब का सूत्र, अभी तो बताया है दाब का सूत्र बेटा, क्या होगा, पी इक्वल टू, मतलब कि प्रेशर इक्वल टू दाब इक्वल टू फोर्स अपन एरिया। यह होगा कि बताइए कौन सा होगा, राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं। आधे बच्चे तो मारेंगे ये वाला टिक, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, पी इक्वल टू एफ पानी। अच्छा कोई घनत्व का सूत्र बताएगा, घनत्व, डेंसिटी बराबर क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अच्छा चलिए हम बता देते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, आप लोग किसका सूत्र बताएंगे हमें, त्वरण का बताएंगे, और एक बताएंगे बेटा आवेग का, आवेग का एक संवेग बराबर क्या होता है, सब तीनों का फॉर्मूला बताएंगे। जो बेटा घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन मतलब किलोग्राम प्रति घन मीटर, यह होता है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पास्कल किसका मात्रक है, भैया अभी तो बताया, दाब का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। ऊर्जा किसी बहुत प्रकार की होती है, ठीक है ना। त्वरण का मात्रक क्या है बेटा,
त्वरण का मात्रक अभी हम बताते हैं। क्या बताया था अभी आपको? वेग परिवर्तन प्रति समय, एक समय में होने वाली जितनी वेग की परिवर्तन होती है त्वरण कहलाता है। जैसे आप एक्सीलेटर दबाते हैं, त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो जब आप बाइक वगैरह चलाते हैं, स्कूटी वगैरह चलाते हैं, तो उससे क्या होगा, आप एक्सीलेटर लेते हैं तो वेग परिवर्तन होता है उसमें। जितने कम समय में या फिर जितने ज़्यादा समय में आपका वेग परिवर्तन होता है, वही होता है आपका क्या, त्वरण बेटा। इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको याद कर लेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये चीज़ याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, बल का मात्रक सबको पता है, न्यूटन। न्यूटन एफ टू एम ए होता है, ठीक है। द्रव्यमान गुणे आपका त्वरण होता है ना, एफ इक्वल टू, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। क्या वायुमंडलीय दाब का मात्रक पास्कल होता है? वायुमंडल का दाब किससे मेजर करते हैं बताइए? वायुमंडल का दाब किससे मेजर करते हैं? क्या एनीमोमीटर से, एनीमोमीटर से कि बैरोमीटर से? सबका आंसर आना चाहिए, कमेंट में सबका आंसर आना चाहिए। बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं, एनीमोमीटर से क्या मेजर करते हैं? एनीमोमीटर से हम हवा की स्पीड मेजर करते हैं, लेकिन बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मेजर करते हैं बेटा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इसमें देख लीजिए कुछ, एक एटमॉस्फेयर बराबर एक न कि 10132 पास्कल होता है, इतना होता है। जब ऊंचाई पे जाते हैं हम लोग, तो ऊंचाई पे जाने से बेटा जो दाब है वो तो बढ़ेगा, मतलब ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय द्रव्यमान घटता है, वायु दाब घटता है, और उबलनांक जो क्वथनांक होता है बढ़ता है, आरबीसी भी बढ़ता है। आरबीसी, एक आपको तथ्य बताते हैं, आप लिख लीजिए। आरबीसी अनुपाते प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, एक मिनट बेटा, एक मिनट। आरबीसी, आरबीसी अनुपाते प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, इसके बाद अनुपाते डब्ल्यूबीसी, मतलब कि वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। अब इसका अनुपात क्या होता है हमारे शरीर में, तो बताएंगे 600 अनुपाते 40 अनुपाते 1। ये लिख लीजिए, आप कॉपी पे लिख लीजिए, जो कि बहुत काम की चीज़ है बेटा। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, अभी तो बताया, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। जिसका भी आंसर गलत आएगा भैया वो समझ लीजिए हमसे बुरा कोई नहीं है, बिल्कुल नाराज कर दे रहे हैं आप लोग हमको। सबका आंसर सही आना चाहिए। क्या होगा, वायुमंडलीय दाब। बिल्कुल ढीले नहीं पड़ना है, आप लोग शेयर करिए, हर हर महादेव का नारा लगाइए, एक बार शेयर करिए, फटाफट शेयर करिए। चलिए देखिए, संवेग आ गया, संवेग आ गया, आवेग आ गया। आवेग मतलब क्या, एम भी स्क्वायर। देखिए बता दिए हम, आवेग इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम भी स्क्वायर। एम भी स्क्वायर, एम भी स्क्वायर होता है नहीं, संवेग बराबर एम भी स्क्वायर होता है बेटा। यम मतलब कि द्रव्यमान और वेग मतलब वेलोसिटी, एम भी स्क्वायर, ठीक है। एम भी कर लीजिए या फिर एम भी स्क्वायर, एम भी ही कहिए। जो संवेग होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बना होता है, किसका बना होता है हाइड्रोकार्बन, कौन बताएगा? हाइड्रोकार्बन किसका बना होता है? क्या हाइड्रोजन से बना होता है, क्या कार्बन से बना होता है, क्या दोनों से बना होता है? जो बच्चा अगर हमारा देखा है वीडियो ना, वो 100% सारा क्वेश्चन सही कर रहा होगा, 100% सही कर रहा होगा। उन बच्चों को आशीर्वाद देते हैं हम, 96% आएगा। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं ना, उनको तब आशीर्वाद मिलेगी जब वो पूरा वीडियो रिवीजन करके आएंगे तब, ठीक है, उनको तभी आशीर्वाद मिलेगा भैया। देखिए गुरु का आशीर्वाद सबसे बेस्ट होता है। जो बच्चा पढ़ रहा है गुरु के अकॉर्डिंग, तो उसका तो कभी ये बोलेगा ही नहीं कि स्कूटनी का सर फॉर्म कब डालना है बता दीजिए, सर बैग का फॉर्म कब डालना है सर बता दीजिए। तो ये सब कोई सवाल ही जवाब नहीं करेगा। और जो बच्चे बिल्कुल देखिए, जिनका जो फ्री हैं, जो जिनका बैक वगैरह नहीं आया है, वो देखिए कितने मन से पढ़ रहे हैं। वो टेट की भी तैयारी करते हैं, पता है कि नहीं आपको? ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पे यूपी टेट की भी तैयारी करते हैं, पता है कि नहीं बेटा आपको? आप लोग बिल्कुल भी जीरो पढ़ जाएंगे। आप लोग शेयर किया करिए, देखा करिए। सबसे बड़ी बड़ी चीज़ है आपका रिवीजन। आप वो प्लेटफॉर्म ढूंढा करिए जहाँ पे आपको सही चीज़ दी जा रही है और सही शिक्षा दी जा रही है, सही नॉलेज दिया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और कार्बन। क्यों? आपको मैंने बताया था कि इन सॉरी पहले एन है, एन, इन, आइन। जो वीडियो देखे होंगे बच्चा उन सबको पता होगा। एन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2, यह था CnH2n+2। और जो एन के बाद इन का फार्मूला था CnH2n था। और जो आयन का फार्मूला था CnH2n-2 था बेटा, यही था, हमने बताया था आपको। आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, क्योंकि सब में C और H होता है। जिसमें C और H होता है वही तो हाइड्रोकार्बन होता है। नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, और संतृप्त और संतृप्त। संतृप्त मतलब वो भैया जिसमें सिंगल बॉन्ड बनते हैं, असंतृप्त मतलब वो भैया जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। डबल बॉन्ड किसमें बनते हैं सर, डबल और ट्रिपल? तो बताएंगे इन और आइन में, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेप्टीन, इस सब में। और जो सर सिंगल बॉन्ड बनते हैं उसे हम संतृप्त कार्बन बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। उसमें जैसे एन हो गया, मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेप्टेन, हेक्सेन, एक्टेन, नन डक, ये बताए थे हम अच्छे तरीके से, आप देख लीजिए। मतलब इनमें से क्या होगा बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि एथेन और मेथेन ये तो संतृप्त हैं, तो इनमें से कोई नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है ना, असंतृप्त और असंतृप्त के बारे में। वैसे हमने थ्योरी में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उसका संरचना वगैरह बना के बताया है, ठीक है, सहयोजी बंद वगैरह सब बना के बताया, आप देखिए थ्योरी की क्लास। हर्ट्ज किसका मात्रक है? हर्ट्ज किसका मात्रक है, कौन बताएगा? हर्ट्ज किसका मात्रक है? क्या ऊर्जा का है, कि आवृत्ति का है, कि तरंगदैर्ध्य का है, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? तो बता देंगे आवृत्ति। आवृत्ति मतलब कि बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे बेटा ना, उन्हीं वही अपने नाम पे रख दिए हैं। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, हमने भी पिछले वाले टेस्ट में भी बताया था। अभी जब ध्वनि के क्लास स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें भी बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताएंगे। पर ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है क्या होगी, जो हम सुन सकते हैं, इसके कहने का मतलब जो ऑडिएबल साउंड होते हैं जिसको हम सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, ठीक है ना। 3-4 प्रकार की ध्वनि की साउंड होती हैं, जैसे कि पहला हो गया आपका ऑडिएबल साउंड, फिर हो गया कह लीजिए कि आपका सबसे कम होता है जो कि 20 हर्ट्ज से कम होता है, जिसको कह लीजिए कि गैंडे वगैरह सुनते हैं, है ना, डायनासोरस, ये सब लोग सुनते हैं, और डॉल्फिन वगैरह सुनती है। और कह लीजिए जो सबसे तगड़ा साउंड होता है बेटा, सुपरसोनिक उसे बोलते हैं, है ना, सुपरसोनिक वेव्स बोलते हैं, जो कि 20,000 से अधिक होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, या फिर कह लीजिए 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट। कार्बन के 2 अपरूप हैं, कौन कौन है भैया? दोनों अपरूप, हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, तो बोल ही दिया है, दोनों हो जाएगा अपरूप। एक और होता है बेटा, क्या होता है कार्बन का एक अपरूप? कह लीजिए कि एक और होता है बेटा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, 2 प्रकार के अपरूप होते हैं, एक क्रिस्टली होता है, एक अक्रिस्टली होता है। चलिए नीचे हम लिखे हुए हैं, देख लीजिए। कार्बन क्रिस्टली रूप में कौन कौन आ जाता है, तो बता देंगे, हीरा आ जाता है, ग्रेफाइट, फुलरीन, या फुटबॉल जैसे इसकी आकृति होती है, C60 C70 दोनों बोल सकते हैं फुलरीन को। एक होता है अक्रिस्टली, जिसमें कि कोल आ जाता है, कोक आ जाता है, कह लीजिए कोस्ट चारकोल आ जाता है, जो लकड़ी वाला कोयला आता है, जंतु चारकोल आ जाता है, काजल आ जाता है, ये सब आ जाते हैं। गैस कार्बन हो गए। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2, और संयोजी इलेक्ट्रॉनिक की संख्या होती है 4, क्योंकि इसकी बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, ये देखिए फॉर्मूला आ गया आपका। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, जो यहाँ पे हम लिख रखे हैं 15 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, और 25 सेंटीमीटर इसकी क्या है बेटा, कह लीजिए 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, मतलब वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर। आपको पता है जब हम इसको पढ़ाएंगे बेटा प्रकाश का चैप्टर, बिल्कुल अच्छे तरीके से साइन रूल हो गया, लेंस का हो गया, सब कुछ क्लियर करेंगे। आप लोग घबराइए नहीं, आपका एग्जाम थोड़ा सा डिले हो रहा है, हम आराम आराम से हमें चलने दीजिए। आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करते रहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करिए बच्चों। ऐसा नहीं है कि 2-3 मिनट देखे छोड़ दिए, बाद में देखेंगे, बाद में भूल जाएंगे, खाना खाने लगेंगे, मम्मी के पास चले जाएंगे, सो जाएंगे, कुछ मतलब वो अलग काम करने लगेंगे। तो जब तैयारी मतलब जब देख रहे हैं वीडियो को तभी देख कर खत्म कर दीजिए, दोबारा के लिए मत छोड़िए बच्चों, ठीक है ना। सारे टाइमिंग पता है आपको, कब कब चलती है क्लास। चलिए इसका बताइए, तो इसका देखिए सोल्यूशन कर दिया गया है, आप देख लेंगे। 1/f=1/v + 1/u। अगर इसी जगह बीच में माइनस लगा देंगे ना तो ये लेंस का फार्मूला हो जाएगा, लेंस का हो जाएगा, लेकिन ये दर्पण का है तो बीच में माइनस नहीं है। चलिए बीच में माइनस नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1/f=1/v 1/u हो गया। अब इसके बाद एफ के प्लेस पे 15 रख देंगे, एफ के प्लेस पे क्या रखेंगे बेटा, 15 रख देंगे, और यू के प्लेस पे क्या रख देंगे, भी के प्लेस पे क्या रख देंगे हम, भी तो निकालना है हमें, प्रतिबिंब की स्थिति पता करनी है। तो यू के प्लेस पे हम रख दिए क्या, -25, और एफ के प्लेस पे -15 रख दिए। तो हमारा आंसर जो आएगा बेटा, निकल के देख लीजिए क्या आ गया, 1/v = 1/25 - 1/15। तो जो आंसर आ जाएगा निकल के, आप सॉल्व कर लेंगे तो -75/2, इसको सॉल्व करेंगे तो -37.5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट। एल्कीन उदाहरण है, एल्कीन किसका उदाहरण है, कौन बताएगा? एल्कीन क्या मेथेन का है? नहीं बचवा। क्या एथेन का है? नहीं बचवा। आप सर बता रखे हैं। एल्कीन मतलब क्या, मेथेट्रोब्यूटेंट एन इन, तो एथिलीन ही तो होगा, एथिलीन ही तो है बेटा, एथिलीन। एथिलीन का फार्मूला सभी लोग कमेंट में बताएंगे, हमने बता रखा है। एथिलीन का फार्मूला सभी लोग कमेंट में बताएंगे, वीडियो खत्म होते ही सभी लोग बताएंगे भैया। चलिए नेक्स्ट। एल्काइन का उदाहरण है, एल्काइन का उदाहरण क्या है, आइन आ गया। आइन, आइन में क्या एन आता है? जब एन नहीं आता है तो देखते ही काटिए ना इसको, और ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें दिख रहा है एसिटिलीन। एसिटिलीन जो होता है एल्काइन का ही एग्जाम्पल होता है बेटा। चलिए नेक्स्ट। कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक में क्या पाया जाता है? क्या लेड पाया जाता है? नहीं। क्या क्लोरीन पाया जाता है? नहीं। क्या जिंक पाया जाता है? नहीं बेटा। कार्बनिक यौगिक तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन ना पाया जाएगा, तो कार्बन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इंसुलिन कार्बन की कमी से होता है, इंसुलिन कार्बन की कमी से क्या होता है, कौन बताएगा? इंसुलिन कार्बन की कमी से कैंसर होता है क्या? कालरा होता है क्या, जो बच्चों में हो जाता है? बुखार होता है क्या, जो वायरल डिजीज होता है? बताइए क्या होता है? डायबिटीज़ होता है बेटा, डायबिटीज़ होता है। इंसुलिन कार्बन की, इंसुलिन एक मधुमेह बीमारी है जिसे मधुमेह का रोग कहते हैं बेटा। डायबिटीज़ आप बता देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? डायबिटीज़। डायबिटीज़ मतलब समझ रहे हैं, बहुतों लोग के घर में होगा, है ना। लगभग लगभग 2-3 घर अगर ले लें एक मोहल्ले का ना, 2 से 4 घर या फिर एक गांव का, तो लगभग लगभग सबके पास डायबिटीज़, जो घर के होते हैं बंदे उनके में कम होता है,
उनके पास तो कोई रोग ही नहीं होता, नाम मात्र का होता है। लेकिन जो शहर के बंदे होते हैं ना, वो बैठे बैठे घर में क्या करते हैं, दिन भर उसी तरह बैठे रहते हैं। आए जॉब से बैठ जाओ, दिन भर सो जाओ, तो उनको ये सब बीमारियाँ हो जाती हैं। है ना? गाँव वाले मस्त रहते हैं, हमारे तरह बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। आप लोग भी स्वस्थ रहिए, है ना? पढ़ते रहिए। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। बताइए, ध्वनि की तीव्रता क्या पास्कल से मापेंगे? यार प्रेशर से मापेंगे? किलोमीटर से मापेंगे? यार क्या बात कर रहे हो भाई, किलोमीटर दे दिया ससुराई तो। मीटर मीटर से नापेंगे? कौन कह रहा है स्केल लेके हम नाप लेंगे ध्वनि की तीव्रता? हम बोल रहे हैं नापिए, तो नापिए। कौन बोला? हम बोल दिए भैया, बोल दिए, चलिए आप नापिए। तो बोलेंगे सर नहीं सर, डेसिबल होता है। डेसिबल जो होता है बेटा, उससे ध्वनि की तीव्रता मेजर करते हैं। किसी भी जगह जो गूंजने की आवाज़ होती है, जैसे हम किसी खाली रूम में बैठे हैं, तो गूंजने जो गूंज हमको सुनाई देती है ना, वह हर एक मात्र 1/10 सेकंड में हमको सुनाई देती है। 1/10 सेकंड में हमको सुनाई देती है क्या? एक गूंज। एक गूंज बेटा याद रखेंगे, एक गूंज जो कि 17 सेंटीमीटर की दूरी से हमको सुनाई देती है। ये चीज़ आपको पता होगा, और 1/10 सेकंड में सुनाई देती है मात्र। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लीजिए बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यार कितना मस्त क्वेश्चन है। देखिए इससे हम 4 क्वेश्चन आपका क्लियर करेंगे। 4 क्वेश्चन बता रहे हैं ना, 4 क्वेश्चन है बेटा। यहाँ से समझ लीजिए, जब आप पढ़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन शिक्षण से ना, तो इतना मान के रखा करिए, आपका आने वाला कोई भी एग्जाम होगा, टेट होगा ससुरा, सुपर टेट होगा, यूपी टेट होगा, भैया कौन कौन कोई भी एग्जाम हो यार, सब क्लियर करवाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो, और शेयर कर रहे हैं बेटा तो और अच्छी बात है, थोड़ा सा हमारा भी फायदा होगा आपके थ्रू। साफ साफ बात है, जो बातें हैं साफ साफ हैं। देखिए आप लोग को कहीं से अगर ग्रैप्स करना है ना, तो कुछ तो बेटा, कुछ तो आपको दायित्व बनता है कि सर के लिए कुछ किया जाए, तो आप लोग करिए ना, पीछे मत हटिए अपने कर्मों से। जब आपके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप लोग का भी कर्म है बेटा कि आप लोग शेयर करिए। देखिए जोश लाइए अपने अंदर, जोश बहुत बड़ी चीज़ होती है, जोश, मोटिवेट रहना। जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें भर लीजिए। भर लेंगे ना तो बताए सोते वक्त बड़बड़ाएंगे। जब सोते वक्त जिस दिन बड़बड़ाने लगे बेटा ना, नींद में पढ़ाई की बात जब आने लगी आपके सोच, वैसे तो कोई बच्चा, बहुत कम ही बच्चे होंगे कि नींद में पढ़ाई की स्वप्न उनको आता होगा, क्योंकि सब फालतू काम करते हैं ना। अब देखिए, अगर आप नींद में स्वप्न आ गया आपको पढ़ाई का, तो मान लीजिए आप जो है ना बिल्कुल बेस्ट स्टूडेंट हैं, बेस्ट स्टूडेंट हैं, आपका लक्ष्य बिल्कुल सही है। समझ लीजिए इतना बेटा, आप लोग पढ़ाई पे लग जाइए, शेयर करिए और दबा के बेटा रिवीजन करिए, दबा के रिवीजन करिए। यार मैथ पूरा खत्म हो गया है, प्लेलिस्ट में आइए ना, मैथ संडे को होता है टेस्ट आपका, मैथ में आइए, पता चल जाएगा आपको कितने पानी में है। चलिए इसका आंसर बताइए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बता देंगे 5 जून को, साफ साफ सर। देखिए सर 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई को क्या होता है, तो बताएंगे 22 मार्च को जो होता है बेटा ना, इसे जल दिवस के रूप में मनाते हैं, जल दिवस के रूप में मनाते हैं। जो 22 अप्रैल होता है सर, इसे पृथ्वी दिवस, अर्थ डे के रूप में मनाते हैं। जो 22 मई होता है ना, इसे मनाते हैं जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? जल दिवस, वाटर डे के रूप में मनाते हैं बेटा। इस समय जल वगैरह बचाने की बात होती है, जल संरक्षण की बात होती है। और 22 अप्रैल को हम मनाते हैं अर्थ डे। अर्थ डे मतलब कि पृथ्वी दिवस मनाते हैं बेटा, ये चीज़ पता होना चाहिए। और 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस मतलब बायोडाइवर्सिटी डे। लिख लेंगे चारों, चारों बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा, आपके सुपर टेट, यूपी टेट, जो भी एग्जाम देंगे यार, डीएलएड में तो आएगा ही, डीएलएड में ऐसा नहीं आएगा, सब में आएगा, यही सब तो आता है उठ के। अब देखिए, निम्नलिखित में एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? एसिटिलीन का सर रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, बहुत आसान है सर, बताइए। तो आपने सर बता रखा है कि इन आइन, एन इन आइन, एन मतलब कि CN+H2N+2, इन का मतलब CnH2n, और आइन का मतलब CnH2n-2। एन की वैल्यू रखते जाइए और एन इन आइन का फार्मूला मिलता जाएगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। बताइए तो कौन बताएगा? देखिए हम बता देते हैं, इसका आंसर क्या होगा बेटा, C2H2 होगा, जो कि एसिटिलीन है। लेकिन आपको बताना होगा CH4 का नाम क्या है, C2H4 का नाम क्या है, C2H6 का नाम क्या है। इस क्वेश्चन का हम आंसर दे देते हैं। इस क्वेश्चन का 12वें नंबर का मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका। जब 12वें नंबर का एक क्वेश्चन है बेटा, तो सबका आप लिखेंगे कमेंट में 12वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। ए वाला CH4 को बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, आपको जो बोलते हैं, जो समझ में आएगा आप लिखेंगे, क्योंकि हमने हज़ारों बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया थ्योरी वाले क्लास में। जो बच्चा गलत किया ना, तो बताइए हमारा मेहनत ख़राब हो जाएगी, आप लोग गलत करेंगे तो। देखिए चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, धांसू जिसे बोलते हैं, धांसू क्वेश्चन आता है, इसे फोड़ डालिए। चलिए, तो जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी होती है, तो प्रतिबिंब कैसे बनती है? सब आप लोग आंसर करिए, फिर इसका हम आपको चित्र भी दिखाएंगे, फार्म है ना। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? बताइए क्या होगा? उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा, सीधा वास्तविक एवं वस्तु से छोटा, उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से छोटा, या फिर उल्टा वास्तविक एवं वस्तु के बराबर। इसका अगर बेहतरीन क्लास करना है बेटा ना, आप लोग जुड़े रहिए,
आप लोग जुड़े रहिए बिल्कुल। हम लोग खत्म होने के कगार पे साइंस पे हैं बेटा। जैसे ही आपका उष्मा खत्म होगा हम लाइट के चैप्टर पे आएंगे, लाइट चैप्टर के बाद ध्वनि चैप्टर पे आएंगे, आपका साइंस फिनिश। साइंस का कह लीजिए कि जो 9 यूनिट है, 9 यूनिट में से 7 यूनिट आपका फिनिश हो जाएगा बेटा इतना खत्म होते ही। 7 इकाई खत्म होगा, आपका 2 इकाई और बचेगा, उसको तो धांसू तरीके से खत्म करें। उसमें कुछ पार्ट हम पढ़ा भी दिए हैं बेटा। इसका देखिए कैसे फिगर बना लीजिए। देखिए आपका फिगर बनाते हैं। देखिए क्या बोला है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रहना चाहिए आपका वस्तु। जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा बेटा तो वस्तु आपका छोटा होगा, लेकिन जो आपका प्रतिबिंब बनेगा बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा और रियल बनेगा। रियल रियल मतलब वास्तविक बनेगा, सॉरी वास्तविक नहीं बेटा, हाँ वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा। तो ये चीज़ याद रखिए। जब हमारा ये कौन सा दर्पण है पहले ये बता दीजिए, कौन सा दर्पण है? ये बताएंगे अवतल दर्पण है बेटा। ये अवतल दर्पण है क्योंकि यह जो लाइट है ना उसको सिकोड़ रहा है। लाइट यहाँ से आ रही है तो उसको सिकोड़ रहा है, एक पॉइंट भी मिला रहा है ना, डाइवर्स नहीं कर रहा है उसे, उसे सिकोड़ रहा है। तो ये होता है आपका अवतल दर्पण बेटा। गोली दर्पण से बना है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तलोत्तल होता है, अवतलोत्तल होता है, बहुत होता है, लेकिन आप 2 ही पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। तो इसमें जो यह बेटा आपका वस्तु है उल्टा है, बड़ा है और वास्तविक है। यह चीज़ आप पता कर लेंगे। ये आपका फोकस है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये आपका ध्रुव पॉइंट है बेटा। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये मुख्य अक्ष के समांतर रेखा है। मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जो लाइट आती है ना वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली फोकस होकर जाती है और फोकस से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये बातें हम आपको पढ़ाएंगे जब लाइट पढ़ाएंगे तब। एक बार आप चक शेयर कर दीजिए, देखते हैं हमारे कितने शेयर हैं, शेयर करते हैं। हरित लवण रहित पौधों का समूह है। कौन है हरित लवण रहित पौधों का समूह? क्या लवक है, क्या शैवाल है, क्या अनावृति बीज है, कि उपरोक्त सभी है? बताइए कौन है इसका राइट आंसर? ए सही होगा कि बी सही होगा? कवक मतलब फंजाई सही हो जाएगा आपका राइट आंसर बेटा। सारे लोग गलत मत दीजिए भैया, कहाँ गलत दे रहे हैं आप लोग? हाँ, इतना मेहनत करने के बाद भी बताइए। देखिए इसके बाद एक पेज आपका और है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, बहुत जल्दी आपका खत्म होने वाला है। चलिए, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? अरे यार ये पूछने वाली सर कोई सवाल है? ये तो आप बहुत बार बताए हैं सर। एक कंपन मतलब आवृत्ति, तो आवृत्ति हो जाएगा। अब देखिए आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? n इक्वल टू 1/t। ये आप याद कर लेंगे बेटा। आयाम, आयाम क्या होता है पता है कोई? आयाम तरंग दैर्ध्य। अच्छा क्या होता है तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ। जैसे आपने यह देख रहा है, यहाँ से ध्वनि चली ऐसे, ये एक तरंग दैर्ध्य हुआ बेटा, एक तरंग दैर्ध्य हुआ। ये डिस्टेंस लेमडा से दिखाते हैं, लेमडा से। जिसकी जितनी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी वो उतने दूर जाएगा। जैसे हम वी की ओर लिखें, वी 1 मिनट लिखते हैं अच्छे से। देखिए वी बी जी वाई ओ आर। वायलेट कलर मतलब बैगनी ट्रे। इंडिको मतलब कि जामुनी। ब्लू मतलब कि आपका ब्लू मतलब कि क्या नीला। और ग्रीन मतलब हरा। येलो मतलब पीला। ऑरेंज मतलब कि आप संतरी कलर। और इसके बाद रेड मतलब रेड। अब ये रेड कलर ही क्यों लगा होता है हमारे यहाँ बेटा? क्यों ही हर देखते हैं जो ट्रेन प्लेटफॉर्म है, जो ट्रेन का सिग्नल कर लीजिए है, जो आपका रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो आपका एरोप्लेन के जितने भी प्लेटफॉर्म करके हैं बेटा, एरोनॉटिक्स में जितने भी हैं, कह लीजिए जो हमारा यहाँ तक कि जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, हर रोड पे देखते हैं आप, रोड पे चलते फिरते देखते हैं ना। अब तो डिजिटल आ गया है। खड़े रहिए, बनारस में फोकस रहेगा, फोकस बिल्कुल आप पे रहेगा। जैसे ही रेड जला तैसे रुक जाइए, नहीं तो वहाँ पे कैमरा लगा है तो उड़ा के थोड़ा पकड़ लेगा फिर, है ना। तो उड़ा के पकड़ेगा, फिर आपका क्या हालत होगा आप समझ रहे हैं? फिर समझ रहे हैं ना फिर क्या होगा? अब देखिए जो रेड है इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको हम ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक प्लेटफॉर्म जितने भी होते हैं हर जगह लगाते हैं बेटा, है ना, ट्रैफिक वाले। तो इस वजह से रेड का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, सबसे कम होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ किसका होता है सबसे कम? तो बता देंगे बेटा, तरंग दैर्ध्य जो सबसे कम होता है वह बैगनी का होता है ना। बैगनी सबसे तेज फैलती है, इस वजह से इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन आवृत्ति सबसे कम कहाँ होता है बेटा? जिसका आवृत्ति कम उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, मतलब तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है। इस तरह रेड में जो है लाल किरण जो है बेटा, इसका आवृत्ति सबसे कम होता है, इस वजह से इसका जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, मतलब कि डिस्टेंस जो है, जाने की दौड़ने की क्षमता जो है सबसे ज़्यादा है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति। नेक्स्ट चलिए, वायु दाब आरोपित करती है, क्या करती है? चारों दिशाओं में। अच्छा आप पता है, आपको कभी फील किया है क्या, अगर आप हवा ना होती इन्वायरमेंट में, अगर एक तरफ हवा चलता ना तो आप खड़े रह ही नहीं पाते बेटा, ठीक है ना, क्योंकि हवा के कारण ही हम बैलेंस बना पाते हैं अपने शरीर को, समझ रहे कि नहीं? क्योंकि हवा जो इन्वायरमेंट में बराबर मात्रा में चारों दिशाओं में हमको बराबर बराबर लगता है, इस वजह से हमको बैलेंस बनाए रखता है और हम सीधा खड़ा रहते हैं। लेकिन अगर एक तरफ बहता तो हम उलट जाते हैं। कभी काल के देखिए जब आंधी आती है तो ढंगरा फंगरा जाते हैं आप लोग, है ना। बहुत तेज़ी से आंधी आती है तो
मतलब अगर उत्तराखंड वगैरह जहाँ पे बेटा तूफ़ानी वगैरह मौसम होती है, जैसे कि जहाँ पे बाढ़ वगैरह आने का ज़्यादा चांस होते हैं, अगर वहाँ पे रहेंगे तो बिल्कुल हवा के झोंके से ना आप गिर जाएँगे, बता रहे हैं उड़ जाएँगे, इतना तेज़ झोंका आता है। तो उसी तरह हवा में बहुत ताकत होती है, ये चारों दिशाओं में लगती है, इस वजह से हमको बैलेंस बनाए रखती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो वायुदाब आरोपित होता है बेटा, वो चारों दिशा में होता है, ना कि उत्तर दिशा में, ना कि पूरब में, ना कि दक्षिण के, ना कि उत्तर में, ना कि पश्चिम में। यही चीज़ याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप हैं। अभी तो हमने ऊपर बताया क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में जिसका शेप होता है, अक्रिस्टलीय में जिसका शेप आकार कुछ नहीं होता है। तो ग्रेफाइट का शेप होता है, हीरा का होता है, फुलरिन का भी होता है। मतलब किसका नहीं होता है? चारकोल या कोक का नहीं होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। कुक्कुट कुक्कुट पालन संबंधित होता है, किससे होता है? क्या कुक्कुट से होता है? कुक्कुट पालन से होता है। कितने लोग तो यही मारेंगे, हमें पता है। कबूतर से होता है। कुक्कुट बच्चा पालन से होता है बेटा, किससे होता है? ठीक है, मुर्गी पालन से होता है। किससे होता है? मुर्गी पालन से होता है। एक आप बताएंगे, जॉन डाइक, आपने सुना होगा जॉन डाइक। जॉन डाइक जॉन डाइक ने किसके बारे में आप कमेंट होते ही बताएंगे बेटा, जॉन डाइक के बारे में बताए थे। जॉन डाइक किस किस जानवर को लेकर अपना प्रयोग किए थे? इसके बाद पॉल एलन करके हैं, पॉल एलन, ये किसका प्रयोग किए थे? किस जानवर के साथ इन्होंने प्रयोग किया था? दोनों का आंसर बताना है आपको, दोनों का आंसर बताना है बेटा। एक साइंटिस्ट का नाम बताएंगे जो बंदर को लेके अपना, कह लीजिए कि बंदर के लेके क्रिया किए थे, प्रयोग किए थे। बंदर को लेके, बंदर को केला पकड़ाए थे, वो कूद के लपक के पकड़ लिया था। तो बताएंगे, तीनों का आंसर बताएंगे आप, कमेंट जब वीडियो खत्म हो जाएगी तब। एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है, क्या कहलाता है? कंपन गति कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है, दोलन गति कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, क्या कहलाता है? तो बताएंगे आवर्तकाल कहलाता है। सर एक दोलन पूरा करेगा, जैसे कि आपने प्रयोगशाला में प्रयोग भी किया होगा। ऐसे रस्सी है, यहाँ पे कोई कली आधार है, इससे हम रस्सी ऐसे लटका दिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये आधार है, यहाँ से ऐसे रस्सी लटका दी है, ऐसे यहाँ पे गोलक है, इसे हम इधर छोड़ते हैं, फिर इधर, इधर, फिर आ गया। तो ये हो गया भैया, एक दोलन कंप्लीट हो गया। इसी को बोलते हैं एक आवर्तकाल। जैसे आप झलुआ झूलते हैं बसंत ऋतु में, अभी आने वाला है तो झूलेंगे ना, तो क्या होगा उसमें? क्या होता है, एक बार गए आप, फिर ऐसे आ गए, फिर बीच में आ गए, बीच से स्टार्ट किए, बीच में ही आ गए, तो ये हो गया एक आवर्तकाल, है ना। यह चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला बता दीजिए भैया। देखिए तरंग दैर्ध्य है, ये आवृत्ति है, ये आपका चाल है। जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन समय होता है ना, बस इसी तरह यह भी है, डिस्टेंस अपॉन समय। तो जो आपका तरंग दैर्ध्य है बेटा, ये आपका क्या है पता है? ये आपका स्पीड है, मान लीजिए चाल है ना, मान लीजिए चाल आपका है। और जो डिस्टेंस है, जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया। तरंग दैर्ध्य डिस्टेंस होता है, तरंग दैर्ध्य को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और आवृत्ति, और ये आपका तरंग की चाल हो गई वी। तो वी बराबर, आप यहाँ पे चाल लिख सकते हैं, वी बराबर लेमडा इंटू एन। लेमडा इंटू एन देखिए किस में दिख रहा है? वी बराबर लेमडा इंटू एन किस में दिख रहा है? वही आपका राइट आंसर होगा। देखिए तो वी बराबर लेमडा इंटू एन, या फिर लेमडा बराबर, इसी को वी बराबर लेमडा इंटू एन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? लेमडा बराबर वी अपान एन लिख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा बेटा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है? प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, एक थर्मोप्लास्टिक होती है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। जो थर्मोप्लास्टिक होता है बेटा, वो फिर से गर्म करने पर विभिन्न रूप में बदल लेता है। जो थर्मोसेटिंग होता है, उसको एक बार सेट कर दिए तो सेट ही रहेगा ससुरा, बदलेगा नहीं। उसे बोलते हैं, जैसे कि आपका यूरिया हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, पॉलीयूरेथेन हो गया, ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत आ जाते हैं ना। जो कि यह प्लास्टिक होती है जो गर्म करने पर सेट हो जाती है। एक बार सेट हो गई, दोबारा इसको हम किसी आकृति, किसी दूसरा रूप, आकार नहीं दे सकते, क्योंकि वो काला हो जाएगा पिघलाने पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, डीडीटी क्या है? डीडीटी बेटा एक कीटनाशक है क्या? क्या खरपतवारनाशी है? क्या दोनों है? क्या इसमें से कोई नहीं है? तो बताएंगे कीटनाशी बेटा, खेत वगैरह में छिड़काव होता है इसका, कीटनाशी आपको पता है। डीडीटी का फुल फॉर्म कौन बच्चा बताएगा? डीडीटी का फुल फॉर्म आपको बताना है। सारे बच्चे किसानी हैं, हमको पता है, सारे बच्चे किसान होंगे, सारे बच्चे के घर किसान मतलब खेती होती होगी पक्का, क्योंकि सभी लोग बच्चे, बहुत अधिकतम बच्चे जो कि गाँव से ही बिलोंग करते हैं, हमें पता है। अब देखिए डीडीटी का फुल फॉर्म बताएंगे आप, है ना। चलिए, जो बच्चा बताएगा भैया अच्छा रहेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, बताइए आप लोग। अब देखिए इसका इसका आंसर बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन यह है। 2 4 इक्वल टू डी, 2 इक्वल टू डी या फिर 4 इक्वल टू डी, ये क्या है? ये किसका रूप है? क्या खरपतवारनाशी का है, क्या कीटनाशी का है, कि इनमें से कोई नहीं, कि दोनों? तो बता देंगे बेटा, खरपतवारनाशी को हम क्या बोलते हैं? 2, 4 इक्वल टू डी, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन थे, आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व किए होंगे। एक बार शेयर करिएगा। देखिए हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, ऑनलाइन शिक्षण आपके लिए इतना मेहनत करता है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अनेकों बच्चों को तक ये पहुँचाएँ जिसको ज़रूरत है इसकी बेटा। यहाँ से आपको यूपी टेट में ज़रूर क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे। आप एक काम करेंगे, ऑनलाइन शिक्षण 2.0 करके एक है, उसको आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, आप टेलीग्राम ऑनलाइन शिक्षण सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, उस पर जुड़ जाइए। ऑनलाइन शिक्षण
ऑनलाइन शिक्षण सर से करिएगा टेलीग्राम पे बचवा, आपको ऑनलाइन शिक्षण मिल जाएगा, आप जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से, वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिए जाते हैं, है ना। चलिए धन्यवाद आप लोग का, अगर शेयर कर देंगे तो भैया सही है, नहीं तो फिर चलिए कुछ बच्चे तो शेयर करते ही हैं, है ना। चलिए धन्यवाद।